सो डियर स्टूडेंट्स, आज का यूनिट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 10 है, जो कि डेटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन है। सो बेसिकली यूनिट नंबर 8 तक जितना भी हम यूनिट नंबर 9 तक जितना भी हमने पढ़ा, तो उसमें बेसिकली हम बात कर रहे थे डेटा कलेक्शन की। अब डेटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो जाहिरी बात है उसको फिर हमने प्रेजेंट भी करना होता है ना। उस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज भी करना होता है, ताकि जो जिस मकसद के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है तो वो मकसद जो है हमारा पूरा हो जाए और लोगों को पता चल जाए। तो इस वजह से आज की यूनिट में हम डेटा कलेक्शन के बारे में और उसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन उसकी कैसी करनी है, प्रेजेंटेशन के मेथड्स कौन से हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन द टर्म डेटा। डेटा को हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इसी तरह से डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा एंड वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा के हमारे साथ टाइप्स कौन से हैं और वो कौन से मेथड है जिसके ज़रिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं। इसी तरह से डिस्कस द डिफरेंट मीन्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ, टेबल और चार्ट। ठीक है। डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ, टेबल और चार्ट के ज़रिए। इसी तरह से डेटा की जो मीन है उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इस पर हम आज के लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। तो डेटा का ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि डेटा आर इंफॉर्मेशन विच में लीड टू एन आंसर और सोल्यूशन टू अ पार्टिकुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम। डेटा असल में क्या होता है? डेटा असल में आपके पास वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके ज़रिए आप अपने एक ख़ास क्वेश्चन या एक ख़ास प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है। या आप इसकी डिफिनीशन ऐसे भी कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में जब आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको आप प्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी आप डेटा कह सकते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड फॉर वेरिएबल। ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उससे आप जो वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के लिए, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, काउंट्स, मेजरमेंट और रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डेटा। ये सारे आपको डेटा की जो डिफिनीशन है आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा के हवाले से कोई भी डिफिनीशन अगर आप अपने टीचर को बताएं, तो वो आपको ये नहीं कह सकते कि आपने गलत डिफिनीशन की। ये सारे डिफिनीशन जो है एक जैसे है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है। कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं इस मकसद के लिए ताकि हम अपने जो प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन हमारे माइंड में पैदा हुए हैं उन क्वेश्चन के जवाब जो है हम फाइंड आउट करें। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी से मुराद मकदार में हो, या उसकी क्वालिटी हो जो कि उसको दूसरी चीज़ों से क्या करती है? वेरी करती है, मतलब अलग करती है, उसको जो है डिफरेंट करती है दूसरी चीज़ों से। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सब जो है मेरे स्टूडेंट्स है। ठीक है। सो आप सब जो है मुझसे पढ़ रहे हैं। सो इसमें आने वाले एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट होंगे, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी जीपीए जो है 3 से ऊपर होगी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और जिनकी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी जीपीए जो है सिर्फ 3 में होंगी। ठीक है। 3 के करीब करीब होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल से मुराद ये है कि ये किसी भी स्टूडेंट के वो खसूसियात होते हैं जो कि उसको दूसरे स्टूडेंट से क्या करती है? अलग करती है, दूसरे स्टूडेंट से जो है उसमें फ़र्क करने में मदद देती है। तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। सही है? समझ आ गई वेरिएबल की? जी सर। ओके जी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ डेटा की, ठीक है। तो डेटा की जो टाइप है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वांटिटेटिव डेटा किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा से मुराद ये वो डेटा होती है आपके पास जो कि किस चीज़ के फॉर्म में मौजूद होती है, जो कि नंबर्स के फॉर्म में मौजूद हो, तो ऐसी डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। अब जो डेटा है इसको आप क्या कर सकते हैं? डेटा दैट कैन एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ऐसी डेटा जिसको आप ऐड कर सकते हो, जिसको आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफन विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तो ऐसी डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो कि नंबर्स के फॉर्म में हो, डिजिट्स के फॉर्म में हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एज, एज जो है, अगर एज की हम बात करें तो आप लोगों से जब एज के बारे में पूछते हैं तो वो आपको नंबर्स में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, नंबर में वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो एज ये आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा की एग्जांपल है। ब्लड प्रेशर जो है इसको प्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स यूज़ करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इसको प्रेजेंट करने के लिए हम नंबर यूज़ करते हैं। कुछ हमारे साथ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसके साथ यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स को अगर आप देखें तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट आप देख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर पल्स आप देखें तो पल्स का जो यूनिट है वो है बीट्स पर मिनट। एनुअल इनकम, ठीक है, इसका पॉसिबल यूनिट मतलब थाउजेंड ऑफ रुपीज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ऑप्टिमिज्म ऑन अ 0 to 100 स्केल, ये आपको स्केल के हवाले से कह रहे हैं। एक्सरसाइज इन आवर्स पर वीक, मतलब एक वीक में आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं। कॉफ़ी ड्रिंकिंग इन आंसेस पर डे के लिहाज से आप कितने जग या कितने मग जो है कॉफ़ी पीते हैं। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम डिजिट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, सही है। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है आपके पास डेटा की, तो वो क्या है? उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा से मुराद ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ की जो क्वालिटी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पेन लेते हैं, ठीक है। दो पेन आपने ले लिए हैं, एक डॉलर पेन है और दूसरा जो है आपके पास मिसाल के तौर पर पॉइनियर पेन है, ठीक है, बात पॉइंट है। तो अब आप क्या करते हैं? दोनों को कंपेयर करते हैं और आप इसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि जो डॉलर बॉल पॉइंट है इसकी क्वालिटी क्या है? गुड है। और जो पॉइनियर पॉइंट है, बॉल पॉइंट है, इसकी क्वालिटी गुड नहीं है, बेड है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है जिसके ज़रिए आपको किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में पता चलती है, ठीक है। गुड, बेड, बेटर, ठीक है, मतलब बेटर, गुड, बेड इस तरह की, या नॉर्मल, मॉडरेट और हाई, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो ये आपको क्या करती है? क्वालिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट करती है। क्वालिटेटिव डेटा को दूसरा नाम भी लिया जाता है, इसको कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। कैटेगोरिकल मतलब जिसमें हम चीज़ों को कैटेगरीज में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, उनको कैटेगरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। When the data are arranged in categories on the basis of their quality or attribute, there is gap between two values. It is called qualitative data. जब आप इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज के फॉर्म में क्या करते हैं? उसको अरेंज करते हैं उसकी क्वालिटीज़ के बुनियाद पर, मतलब अच्छी क्वालिटीज़ वाली जो चीज़ें होती है उसको आप एक कैटेगरी में अलग करके रखते हैं, और जो दरमियाना क्वालिटी वाली चीज़ें होती है उसको आप दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं? कैटेगरी में अलग करके रखते हो, और जो बुरी क्वालिटी वाली चीज़ें होती है उसको आप तीसरे कैटेगरी में क्या करते हो? रखते हो। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी जो डेटा होती है जिसको हम कैटेगरीज के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी डेटा को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेम्स हो गए, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड, अनमैरिड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लाइक पुअर, रिच,
रिचेस्ट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है। अवेयरनेस मतलब अवेयर एंड अवेयर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जो क्वालिटेटिव डेटा होती है इसको हम नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करते, इसको हम नंबर्स के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, बल्कि इनको हम वर्ड्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा क्वालिटेटिव डेटा में आपके पास टाइप भी आते हैं, मिसाल के तौर पर ऑर्डिनल डेटा हो गया। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा में आप क्या करते हैं, चीज़ों के जो ऑर्डर है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर स्मॉल हो गया, ठीक है, स्मॉल, इसी तरह से मॉडरेट, ठीक है, इसी तरह से बिग। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर के फॉर्म में है, पहले स्मॉल था, फिर दरमियाना हो गया, फिर सबसे बड़ा हो गया। इसी तरह से आपके पास आता है कि लो, ठीक है, इसी तरह से इंटरमीडिएट मतलब दरमियाना, और फिर आपके पास आता है हाई। तो ये आपके पास किस चीज़ में आ रहा है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। और ऑर्डिनल डेटा ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा की क्या है, टाइप है, ठीक है, याद रहेगा ये कि नहीं। इसी तरह से इसकी जो दूसरी किस्म है उसको हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। नॉमिनल डेटा से मुराद ऐसी डेटा जिसमें हम क्या करते हैं, बाय नेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉमिनल से मुराद जिसमें हम बाय नेम चीज़ों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नॉमिनल डेटा उसको हम कहते हैं। जैसे कि अगर जेंडर की हम बात करें, जेंडर की, तो जेंडर में हमारे पास दो तरह के जेंडर आते हैं, फीमेल और एक मेल हो गया। तो ये आपके पास नॉमिनल डेटा हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में आपके पास दो तरह के आते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉमिनल डेटा कहलाएगी, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यस सर, इसको भी हम कैटेगोरिकल कहते हैं, उसको भी कहते हैं, दोनों को। जी जी बिल्कुल, क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम कैटेगोरिकल डेटा है। फिर कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा के मज़ीद दो अकसाम है, जिसमें एक जो है ऑर्डिनल डेटा होती है और दूसरा हमारे साथ नॉमिनल डेटा होती है, ठीक है। तो ये दोनों अकसाम जो है ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा की क्या है, किस्म है। और क्वालिटेटिव डेटा से मुराद वो डेटा जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैटेगरीज में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर, उसके करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर। तो इस वजह से इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। सही है। जी सर। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हम कहाँ से जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास डेटा के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। तो डेटा के आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपको मेंशन किया गया है ये कुछ सोर्सेज जो है आपको बताए गए हैं। सोर्सेज डेटा को कलेक्ट करने के जो सोर्सेज ज़राए हैं वो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है अपनी हॉस्पिटल में बैठी हुई है, ठीक है, और आप पेशेंट को देख रही है, ठीक है, पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको आप ऑब्जर्व कर रही है। तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या पेशेंट के जो फाइल्स है उसको आप चेक कर रही है, ठीक है, तो फाइल्स को देखकर उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकती है। या जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसकी इंस्पेक्शन करके उसके ज़रिए आप डेटा कलेक्ट कर सकती है। तो मेरी बात करने का मतलब ये है कि डेटा को कलेक्ट करने के बेशुमार सोर्सेज है, ठीक है। यहाँ पर चंद सोर्सेज का आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले रूटीन कीप रिकॉर्ड, डेली बेसिस पर हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और डेली बेस पर हम जो हमारे पास रजिस्टर होता है जिसमें हमारे पास पेशेंट कितने एडमिट हुए थे, कितने पेशेंट जो है आज हॉस्पिटल उन्होंने विजिट किया था, कितने पेशेंट को जो है आज कौन सी बीमारी थी। तो इन सब चीज़ों के हवाले से हम जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक सोर्स हो गया। इसी तरह से एक्सटर्नल सोर्स से मुराद ये है कि आप अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको ऑब्ज़र्व करते हुए, उस वहाँ पर जो है ऑब्ज़र्वेशन करते हुए, लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए, चीज़ों को
ऑब्जर्व करते हुए उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास सर्वे आ जाती है, मतलब मुख्तलिफ जगहों आप विज़िट करते हैं और वहाँ विज़िट करने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं, लोगों से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो सर्वे ये आपके पास क्या है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन की एक किस्म है। इसके ज़रिए आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। केस स्टडी से मुराद ये है कि एक ख़ास डिज़ीज़ को आप लेते हैं, ठीक है, और उस ख़ास डिज़ीज़ के बारे में आप मुख्तलिफ चीज़ों से क्या करते हैं, डेटा हासिल करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गई। इसी तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको जो डेटा मिलती है तो ये आपके पास दूसरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गई। तो डेटा को कलेक्ट करने के आपके पास बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं, ठीक है। तो रूटीनली कीप रिकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जा रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखती। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है उसके बारे में डेटा या उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग जो है ऑलरेडी उनके पास किसी किस्म की रिकॉर्ड नहीं होती। तो फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बेस पर उन्होंने जितने भी काम किए होते हैं तो उसको याद रखना, उसके बारे में सोचना कि आज हमने क्या किया, आज हमने कितना एक्सपेंस किया, कितना जो है हमने रिकवर किया, कितना जो है हमने क्या किया, बेनिफिट हासिल किए। तो इसको सोचना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड for example contain immense amount of information on patient, while hospital accounting record contain a wealth of data ऑन द फैसिलिटी बिजनेस एक्टिविटीज़। इसी तरह से अगर हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड की हम बात करें तो आप सबको पता है कि हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड से मुराद ये है कि जो हमारे साथ पेशेंट आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर रजिस्टर में हम उस पेशेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, उस पेशेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है, उनको किस तरह की ट्रीटमेंट मिली है वो हम क्या करते हैं, अपने साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ जो हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो रिकॉर्ड हुआ होता है। When the need for data arises, we should look for them first among routinely kept record। और इसी तरह से जब हमें इस दौरान किसी भी किस्म के पेशेंट से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वही रजिस्टर जो है उठाते हैं और उसमें उस पेशेंट के हवाले से देखते हैं और वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डेटा हासिल कर लेते हैं। तो ये रूटीनली जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसका हमें ये फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह से एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज में कहते हैं कि द डेटा नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, commercially available data bank, or the research literature. In other words, we may find someone else has already asked the same question and the answer obtained may be applicable to our present situation. सिंपल अल्फाज में एक्सटर्नल सोर्स से मुराद ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पर आपके माइंड में किसी चीज़ के बारे में जो है आपके माइंड में सवाल जो है वो उठ गया, ठीक है, सवाल पैदा हुआ। तो आप क्या करते हैं, आप उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए या तो आप बुक उठाएंगे, ठीक है, बुक में उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मिसाल के तौर पर एक वर्ड की समझ आपको नहीं आ रही तो उसके लिए आपने डिक्शनरी बुक जो है वो उठा ली है और उस वर्ड के जो मतलब है उसको फाइंड आउट करने के लिए डिक्शनरी बुक आप यूज़ करती हैं। तो ये आपके पास एक्सटर्नल सोर्स में आ गया। इसी तरह से आप जो है मिसाल के तौर पर गूगल करती है, गूगल में उस वर्ड को आप सर्च करके उसका जो मतलब है वो निकालती है। तो एक्सटर्नल सोर्स से मुराद ये है कि
ऐसी सोर्सेज जिसमें पहले से ही जो है आपकी सवालों के जवाबात मौजूद हो और पहले से जो है लोगों ने उस पर सर्च किया हो, ठीक है। तो आप उन्हीं सवालों के जो जवाबात है उसको लेकर उसको अपनी मौजूदा सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं और अपना मौजूदा जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी जो डेटा होती है, ऐसे जो सोर्सेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेचुरल ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि गो आउट इनटू द फील्ड एंड ऑब्जर्व फिनोमिना, मतलब आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, और अपने इर्द गिर्द माहौल पर नज़र डालते हैं और आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों को क्या क्या मसले जो है वो दरपेश आ रहे हैं। तो लोगों को ऑब्जर्व करते हुए उससे आप जो डेटा हासिल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सर्वे भी है। सर्वे में क्या होता है? इट इज आल्सो काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। यू आर जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल, ठीक है। सर्वे में आप क्या करते हैं? एक तो ये बात है कि ये आपके पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी की एक किस्म है। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ माहौल में जाते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ के जो सिचुएशन है उसको आप ऑब्जर्व करते हुए उससे आप अपने लिए डेटा बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या है? सर्वे है। और सर्वे जो है ये भी आपके पास एक सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। केस स्टडी के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वन अनयूजुअल इंडिविजुअल इज इंटेंसिवली स्टडी, ठीक है। आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिनको रेयर डिजीज जो है हुई है, तो उस रेयर डिजीज के बारे में आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों से डेटा जो है आप कलेक्ट करते हैं उस डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो केस स्टडी जो है ये भी आपके पास एक सोर्स ऑफ क्या है? डेटा कलेक्शन है, जिसमें आप उस डिजीज के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि व्हेन वन वेरिएबल इज डिलिबरेटली मैनिपुलेटेड इट इज काइंड ऑफ रिसर्च प्लेन दैट हैव अनदर ग्रुप कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम यूजुअली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बेसिकली टू ग्रुप लेते हैं, जिसमें एक ग्रुप हमारे साथ इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा ग्रुप डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है उसका जो है, जो डिपेंडेंट ग्रुप है, डिपेंडेंट ग्रुप का जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ग्रुप करता है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट ग्रुप जो है उस पर असर पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं? एक ग्रुप में चेंजेस लाते हैं और उस चेंजेस के जो असरात है दूसरे ग्रुप में देखते हैं कि दूसरे ग्रुप पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। तो इसके ज़रिए हम एक्सपेरिमेंट करते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है ये भी आपके पास क्या है? सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे डेटा प्रेजेंटेशन की। जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर बारी आती है हमारे पास उस डेटा को हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, उस डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें जिससे हर कोई जो है उस डेटा को क्या कर सकता हो? रीड कर सकता हो, उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता हो। तो डेटा प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम इन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? देखते हैं। जी जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी। समराइज डेटा इन एन इंफॉर्मेटिव एंड एक्यूरेट वे। इसमें हम क्या करते हैं? डेटा प्रेजेंटेशन में हमने जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उसको हम ऐसे अल्फाज में क्या करते हैं? समराइज करते हैं जो कि लोगों के लिए समझना आसान हो और बायमानी हो, मतलब उसके मीनिंगफुल वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? अपने डेटा की समराइजेशन करते हैं, उसका खुलासा जो है पेश करते हैं। हेल्प रीडर ग्रैप्स द की फीचर्स ऑफ द डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम
कहानियाँ नहीं लिखते, बल्कि हमारी जो कहानी होती है उस कहानी का जो मेन थीम होता है, जो मेन मगज़ होता है, ठीक है, तो हम उस बुनियादी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो डेटा प्रेजेंटेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने डेटा की जो बुनियादी मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से द गोल इज have a graphic that is simple, easy to understand and most effective in presenting the data to the general public. डेटा प्रेजेंटेशन का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको ऐसे अंदाज में हम लोगों के सामने पेश करें जिससे लोग जो है उसको आसानी से अंडरस्टैंड करें, उनके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन इंतहाई सिंपल फॉर्म में मौजूद हो, और हमारा जो डेटा प्रेजेंटेशन मेथड है वो भी ऐसे अंदाज में हो कि लोगों को वो पसंद आ जाए, लोग जो है इससे इरिटेट ना हो। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि बाद लोग जो है डेटा ऐसे अंदाज में प्रेजेंट करते हैं जिसको समझना लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर्स की मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो डॉक्टर्स जब पेशेंट की डायग्नोसिस करते हैं और फिर पेशेंट का रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उनकी हैंड राइटिंग आप सबको पता है ऐसी गंदी हैंड राइटिंग होती है कि समझ में नहीं आता कि इस डॉक्टर ने एमबीबीएस आखिर कैसे किया है। इनको तो लिखना भी नहीं आता, इनको तो चीज़ों का स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता, तो इन्होंने एमबीबीएस कैसे किया हुआ है। बंदा जो है परेशान हो जाता है कि ये बंदा जो है आखिर डॉक्टर कैसे बना है, इनकी जो राइटिंग है वो तो हमें समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो फिर उनकी जो चिट्ठी है उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे ने क्या लिखा हुआ है। और एक यहाँ पर एक मसला ये भी है कि यहाँ पर डॉक्टर से जब आप पूछते हैं कि डॉक्टर हमें क्या मसला है, तो डॉक्टर जो है आपको आपका मसला नहीं बताता, जस्ट आपको कह देते हैं कि ये चिट में मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है, ये वहाँ काउंटर पर दे के जाए और वो आपको आपके मसले से रिलेटेड जो है आपको दवाइयाँ दे देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है मेरे ख़्याल में हमारे डॉक्टर्स की, जो कि अपने पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो आपका गोल जो है वो ये होना चाहिए कि जब आपके पास पेशेंट आ जाए तो ये पेशेंट का बुनियादी हक होता है कि उनको अपने हेल्थ के हवाले से हर तरह की इंफॉर्मेशन पता हो, ठीक है। तो उनको जो है हम उनके हेल्थ के हवाले से इन्फॉर्म करें कि आपको ये मसला है, इस मसले में आपके साथ ऐसे ऐसे होगा। तो इसके लिए जो मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं, तो इस मेडिसिन के असरात जो है आप पर ऐसे ऐसे होंगे और आपने जो है इसको रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे देना है। तो ये नर्सिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उन्होंने जो है पूरी करनी होती है। तो इंशाल्लाह जब आप ये अपना पोस्टारियन कवर करेंगे तो आप फिर इस काबिल हो जाएंगे कि जब आपसे आपके पेशेंट पूछेंगे कि हमें क्या मसला है, तो आप उनको आसानी से आसान अल्फाज में उनको बता सकेंगे और साथ में उनको आसान अल्फाज में काउंसल भी कर सकेंगे, ठीक है। सर जी जी। ये पीछे शोर किस तरह का आ रहा है? शोर? सर शोर कहाँ, मेरे मुझे तो महसूस नहीं हो रहा शोर कहाँ। शोर है? नहीं सर, हमें कोई शोर दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा जी। और ऐसे जैसे वो क्लियर नहीं हो रहा जैसे पहले रोज होती है ना, हम्म। अगर ऐसे लगता है। अब थोड़ा सा सबको शोर आ रहा है, अब कैसा है? अभी ठीक है, ये अच्छा, फिर आ रहा है। फिर आ रहा आप है। बताइए। मेरे ख्याल आ में रहा है सर। सर आप कौन हिल सा आ रहे रहा है, हैं, मुझे क्या नहीं आ कुछ नहीं आप रहा। सर आपके हैंड फ्री है, हैंड फ्री का होगा। मेरी हैंड जी फ्री सर का। कुछ इस जी सर बिल्कुल कॉल है। अब कैसे है? अब शोर आ रहा है कि आप नहीं? ठीक, अभी ठीक है। अच्छा जी। सर ये जो आपका माइक है ना, ये हिलता है तो फिर वो आवाज आती है। अच्छा जी, हाँ हाँ। इसी का था। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, सही सही। तो मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं इसके साथ एक्टिंग भी कर रहा हूँ, आप मुझे देख नहीं पा रहे। अगर आप देखते तो शायद थोड़ा बहुत जो है आप लोग इमोशनल भी होते कि हमारा जो टीचर है वो इतनी मेहनत से हमें पढ़ा रहे।
अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, कि डेटा को हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये आप लोगों ने पढ़ा है, स्टेटिस्टिकल डेटा आर जनरली प्रेजेंटेड बाय, जो हमारे साथ स्टेटिस्टिकल डेटा होती है, स्टेटिस्टिकल डेटा से मुराद वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हो, ठीक है, तो उसको हम स्टेटिस्टिकल डेटा कहते हैं। तो उसको हम जनरली टेबल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टेबल्स की फॉर्म में हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी टेबल के ज़रिए भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और क्रॉस टेबुलेशन के ज़रिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ग्राफ फॉर्म में हम बात करें तो ग्राफ फॉर्म में हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए अलग ग्राफ यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए दूसरी किस्म की ग्राफ यूज़ करते हैं। सो एग्ज़ाम में आप को जो MCQs इससे आएंगे तो वो यही आएंगे कि आपको मुख्तलिफ ग्राफ दिए गए होंगे और आपको कहेंगे कि इस ग्राफ को हम किस तरह के डेटा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के लिए या क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने जो है समझना है और इसको याद रखना है। टेबल फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी टेबल और क्रॉस टेबुलेशन के ज़रिए डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ फॉर्म में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए डिफरेंट ग्राफ यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा बाय टेबल। अब क्वालिटेटिव डेटा को हम टेबल के जरिए कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ साइकोलॉजिस्ट आस्क अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द लेवल ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन इन अ पेशेंट। In one of the questions she asked, have you had lack of interest in your daily activity during past 2 weeks? कहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो है एक क्वेश्चनियर लिस्ट तैयार किया हुआ है अपने पेशेंट की जो एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल है उसको मालूम करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो इस क्वेश्चनियर लिस्ट में इन्होंने जो है एक क्वेश्चन अपने पेशेंट से पूछा कि क्या आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब पिछले 2 हफ्तों से काम करने में जो है दिलचस्पी लेने में कमी पेश आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन उन्होंने किया जिसका कोड क्या है, ज़ीरो का मतलब है नेवर, वन का मतलब है फ्यू टाइम, मतलब ज़ीरो का मतलब है नेवर, मतलब कभी भी मुझे जो है अपने काम में जो है हम, हाँ मतलब ज़ीरो से मुराद नेवर से मुराद कभी नहीं, ठीक है, मतलब मैं अपना काम जो है दिलचस्पी के साथ करती हूँ। फ्यू टाइम से मुराद ये है कि कभी कभार मैं अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेती। टू से मुराद ये है कि ऑफन से मुराद ज़्यादातर जो है मैं अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले पाती। जबकि थ्री से मुराद ऑलवेज है, मतलब हमेशा जो है मैं मुझे अपने काम में दिलचस्पी नहीं होती और दिलचस्पी के साथ जो है मैं काम नहीं कर पा रही हूँ आजकल पिछले 2 वीक से। तो ये एक कोड हो गया, ठीक है। तो फ्यू टाइम्स अगर आएगा, फ्यू टाइम मतलब ये एक कोड हो गया। तो क्वालिटेटिव डेटा में मतलब आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी आपको बता रही है, नेवर मतलब ये एक क्वालिटी हो गई, फ्यू टाइम ये दूसरी क्वालिटी हो गई। यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में डेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा, बल्कि वर्ड्स के फॉर्म में डेटा जो है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्यू टाइम्स मतलब कभी कभार, ऑफन मतलब ज़्यादातर, अक्सर औकात, ज़्यादातर, ठीक है, एंड ऑलवेज मीन हमेशा। तो ये आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा जो है आपको, आप जो है क्वालिटेटिव डेटा को टेबल्स के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर ये कोड दोबारा समझाएं। ये कोड ये सिर्फ अपने आसानी के लिए और पेशेंट को समझाने के लिए जो है यहाँ पर आपको कोड जो है वो मेंशन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो पेशेंट है वो क्या है, वो थोड़ा सा इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, तो उनको आप बताते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा और आपने जो है इसके मुताबिक मुझे क्या करना है, जवाब देने हैं। आपने अपनी आसानी के लिए उनको ये कोड जो है बनाकर दिए हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़ीरो है, एक वन है, एक टू है, एक थ्री है। मिसाल के तौर पर आप उनको कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन किया गया है कि पिछले 2 हफ्तों से आप को काम करने में परेशानी होती है या नहीं, ठीक है, आप अपना काम जो है दिल लगाकर करती है या नहीं। सो अगर आपका जवाब है हाँ, तो हाँ के लिए उन्होंने क्या किया है, हाँ के लिए उन्होंने वन जो है प्रेस किया हुआ है, मतलब वन नंबर जो है वो मेंशन किया है कि अगर आपको होती है तो
आपने क्या करना है, 1 को टिक करना है। अगर आपको नहीं होती तो आपने 0 को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, अगर आपको अक्सर औकात परेशानी होती है काम करने के दौरान और आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले पाती ज़्यादातर, तो आपने फिर 2 को टिक करना है। ठीक है, अगर आप ये आपके पास एक मेथड है जिसके ज़रिए आप क्वालिटेटिव डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अब तक जो है पेन को मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं था, लेकिन अब जो है वो स्केल आ गया है जिसमें आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको किस तरह का दर्द हो रहा है। ठीक है, उनको दर्द की जो अकसाम है वो हम उनको बताते हैं कि बर्निंग पेन आपको हो रही है या आपको जो है रेडिएटिंग पेन हो रही है। ठीक है, मतलब एक जगह पर पेन हो रहा होता है और फिर वो एक जगह से पूरी बॉडी में वो पेन जो है वो फैल जाता है, तो उसको हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं। और एक ऐसा पेन होता है जिसमें जिस जगह पर दर्द हो रहा होता है तो वो ऐसे फील होता है जैसे कि जल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पेन को मेजर करने के स्केल है, उसके जो है क्या कहते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्वालिटी है कि पेन जो है आपके साथ किस क्वालिटी की पेन है। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पेन की जो क्वालिटी है उसको हम मालूम करते हैं। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। यहाँ पर फिर आपको बताया जा रहा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा बाय टेबल, टेबल के ज़रिए हम डेटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही इसको डिस्कस किया है कि टेली मार्कर्स, टेली मार्कर्स नंबर ऑफ पेशेंट प्रोपोर्शन। सो नेवर, अगर आपके पास आएगा टू, फ्यू टाइम्स मतलब 3, ऑफन इस तरह से होगा और ऑलवेज इस तरह से। तो ये वही बातें हैं, नंबर ऑफ पेशेंट मतलब 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कभी भी पेन नहीं हुई है, 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कभी कभार होती है, 9 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अक्सर औकात होती है मतलब ज़्यादातर उनको होती है, और 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमेशा जो है पेन होती है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से मालूम कर सकते, टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, टोटल पॉपुलेशन आपके पास 20 है। सो 20 में से 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको दर्द नहीं होता, सो 2 को डिवाइड करेंगे 20 पर तो वहीं आपके पास आंसर आएगा। प्रोपोर्शन इसको 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्रोपोर्शन में परसेंटेज में आंसर आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो मेरे ख्याल में इसको समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज, ठीक है, हाँ, यही बात आपको नीचे कही गई है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन टाइम ऑफ परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100 के साथ मल्टीप्लाई करके जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा बाय टेबल, क्वांटिटेटिव डेटा को हम टेबल के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो सिंपल है कि हमारे साथ नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उसको हमने क्या करना है, क्वांटिटेटिव डेटा को हमने टेबल में प्रेजेंट करना है। तो वही बात है, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको डेटा दिया गया है, इसमें कहते हैं कि द क्लास ऑफ 2004 एट द इसरा यूनिवर्सिटी conducted a baseline sample survey at Rehri Good for the Emergency Obstetric Care Project. At the baseline, as the baseline information, the student also asked about the number of living children per woman 15 to 49 years. The following data has been collected based on the random sample. मतलब टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, 30 है। ठीक है, टोटल सैंपल पॉपुलेशन आपके पास 30 है, और उन 30 वमेंस के जो बच्चे हैं उनके बच्चों के बारे में बताया जा रहा है जिनकी उम्र जो है 15 से लेकर 49 साल की उम्र के दरमियान में हो सकती है। सो ये आपको एक डेटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको इरेगुलर फॉर्म में दिया गया है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इरेगुलर पैटर्न है उसको आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब 0 1 2 3 ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को, इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ पर इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये अरेंज कर देता हूँ। मतलब सबसे जो छोटा डिजिट है हमारे साथ यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो वन टाइम यूज़ हुआ है। फिर इसी तरह से वन कितनी बार यूज़ हुआ है, वन वन वन, थ्री टाइम यूज़ हुआ है, तो हम वन 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 लिख देंगे। फिर हम टू की बात करेंगे। 02 बार है। ज़ीरो, हाँ जी, ज़ीरो भी टू बार है, ठीक है, थैंक यू। ज़ीरो टू बार है। वन जो है वो कितनी बार है, ये ज़रा मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ। टू जो है हमारे साथ कितने टाइम यूज़ हुआ है, एक दो, एक हो गया, दो हो गया, इसी तरह से तीन। 1 3 टाइम है। वन कितने टाइम है, 1 3 टाइम है और 2 4 टाइम है। अच्छा जी, वन थ्री टाइम हो गया। टू कितनी टाइम है, फोर टाइम। थ्री कित 5 टाइम सर। अच्छा जी, फाइव टाइम। थ्री कितनी 5 टाइम, टाइम। वन, थ्री कितने टाइम्स है। सर 5 टाइम हो गए। 5 टाइम। अच्छा जी, 5 थ्री भी टाइम। 5 टाइम है, ये थ्री हो गया, ठीक है। फिर हमारे साथ फोर कितने टाइम्स है, 6 टाइम। 6। जी अच्छा जी, चार जो है ये हमारे साथ सिक्स टाइम है। यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह। अच्छा जी, ये सिक्स टाइम हमने फोर कर दिया। फिर हमारे साथ फाइव कितना टाइम थे, वन टू थ्री फोर। 4 टाइम। फाइव जो है ये फोर टाइम हो गया। अच्छा जी, फिर सिक्स आता है। सिक्स हमारे साथ कितने टाइम थे, वन और टू। फिर सेवन, एक दो, अच्छा जी, सेवन टू टाइम है। फिर एट, एट है, हाँ जी, एट जो है ये हमारे साथ वन टाइम है मेरे ख्याल में, हाँ जी, एट। तो अब इसको जो है हम फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो जो है ये टू टाइम्स है, ठीक है। वन जो है ये आपके पास थ्री टाइम है, आप लोग ये देखिए। टू जो है ये आपके पास फाइव टाइम है, फाइव हमने लिख दिया। थ्री जो है ये भी फाइव टाइम है, ये हमने लिख दिया। फोर जो है ये आपके पास सिक्स टाइम है, ये हमने लिख दिया। फाइव जो है ये आपके पास फोर टाइम है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फोर लिख दिया। सिक्स जो है ये टू टाइम है, हमने यहाँ पर लिख दिया। सेवन भी टू टाइम है। एट जो है ये वन टाइम है। तो इसी डेटा को हम क्या करेंगे, इसी डेटा को हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो हमारे पास कितने टाइम है, टू टाइम है, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्लियर करके बताता हूँ अब, क्लियर कर दो। ओके जी, क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू टाइम है, तो यहाँ पर हमने टू लिखा है। वन आपके पास कितनी टाइम है, थ्री टाइम है, हमने लिख दिया। टू आपके पास फोर टाइम है, हमने यहाँ पर फोर टाइम लिख दिया है। थ्री जो है आपके पास फोर टाइम है, हमने लिख दिया। फोर जो है ये आपके पास फाइव टाइम है, लिख दिया। फाइव जो है ये फोर टाइम्स है। सिक्स जो है ये टू टाइम्स है। सेवन जो है टू टाइम है। और एट वन टाइम है। तो ये हमने तकरीबन बराबर लिख दिया है। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हमारे पास टू टाइम आया है, टू हमने लिख दिया, ठीक है, टू हमने लिख दिया है, सही है। वन जो है थ्री टाइम है, मतलब ये सब कुछ उसी तरह से लिख दिया। तो इसको जब हम प्लस करेंगे हमारे पास टोटल क्या आएगा, 30 आएगा। अब इसकी अगर हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो सबसे पहले ज़ीरो की हमारे पास टू आएगी। इसकी बाद हमारे पास जो वन है, तो वन की अगर कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो टू प्लस थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। फिर इसी तरह से फाइव प्लस फाइव हमारे पास टेन आ जाएगा। फिर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन आ जाएगा। फिफ्टीन प्लस सिक्स 21 आ जाएगा। 21 प्लस फोर 25 आ जाएगा। 25 प्लस टू 27 आ जाएगा। 27 प्लस टू 29 आ जाएगा। और 29 प्लस वन 30 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास क्वालिटेटिव डेटा जो है टेबल के फॉर्म में आ जाएगी। समझ आ रही है आपको? ये तो सिंपल है, ऑलरेडी आप